अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। ना हुकूमत और ऑपोजिशन के इख्तलाफात कोई अचंभे की बात नहीं, बल्कि सियासी मामलात पर अगर कभी इत्तफाक राय हो भी जाए तो उसे डील का नतीजा करार दे दिया जाता है। लेकिन जहां बात मुल्क की सलामती की हो, वहां हुकूमती पॉलिसी से इख्तलाफ को मुल्क दुश्मनी से ताबीर किया जाता है। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म की सरबराही में नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान और बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती हुई दहशतगर्दी से निमटने के लिए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम एक की मंजूरी दी गई। एपेक्स कमेटी के इजलास में वफाकी काबीना के अहम बुज़रा बशमूल नायब वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने शिरकत की। तमाम सूबों और गिलगित बल्तिस्तान के बुज़राए आला, सर्विसेज चीफ, सूबों के चीफ सेक्रेटरीज के अलावा दीगर सीनियर सिविलियन, फौजी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार भी इजलास में मौजूद थे। वज़ीर आज़म हाउस से जारी बयान में कहा गया कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम एक जामे और फैसला कुन अंदाज में मुल्क में इंतहा पसंदी और अस्करियत पसंदी के खतरात से निमटने के लिए कोशिशों के मुतादिद खतूत को मरबूत और हम आहंग करेगा। वज़ीर आज़म हाउस से जारी होने वाले बयान के मुताबिक इजलास ने सियासी सफारती दायरा कार में इलाकाई ताउन के जरिए अस्करियत पसंदों के लिए ऑपरेशनल जगह को कम करने की कोशिशों को तेज करने का फैसला किया है, जबकि मुसल्लह अफवाज की तजदीद और भरपूर मुतहरिक कोशिशों को तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुकम्मल हिमायत से बढ़ाया जाएगा, जो अस्करियत पसंदी से मुतालिक मुकदमात की मौसर कार्रवाई में रुकावट बनने वाले कानूनी खला को दूर करने के लिए मौसर कानून साजी के जरिए बाइख्तियार होंगे और उन्हें मिसाली सजाएं भी दी जाएंगी। किसी को बगैर किसी रायत के रियासत की रिट को चैलेंज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हुकूमती दावे के मुताबिक इजलास में मुकम्मल कौमी इत्तफाक राय और निज़ाम के वसी हम आहंगी पर कायम होने वाली इंसदाद अस्करियत पसंदी की एक जामे और नई जानदार हिकमत अमली की जरूरत पर भी जोर दिया गया, जबकि पीटीआई का कहना है कि हमें एतमाद में ही नहीं लिया गया। पीटीआई ने मुतालबा किया है कि पार्लियामान का इन कैमरा सेशन बुलाया जाए। इस पर वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का कहना था कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का फैसला एपेक्स कमेटी इजलास में किया गया। वज़ीर आला KPK भी इजलास में मौजूद थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि एपेक्स कमेटी में बनाई गई पॉलिसी ये थी कि अमनो अमान कायम हो और दहशत गर्दी खत्म हो। हम अमनो अमान के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं दी गई। एपेक्स कमेटी में एक नाम अज़्म इस्तेहकाम आया, लेकिन ऑपरेशन का जिक्र कहीं नहीं हुआ। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि जमहूरियत और पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार चुके हैं और ऑपोजिशन अज़्म इस्तेहकाम असल में ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम है। इसमें दोहराए नहीं कि मुल्की सलामती के फैसलों को सियासत की नजर नहीं होना चाहिए और इन पर इत्तफाक राय होना चाहिए, लेकिन यह भी हकीकत है कि ऐसा शायद ही हुआ है। 2012 में जब पीपल्स पार्टी ने ऑपरेशन वजीरिस्तान के लिए कौमी असेंबली में करारदाद पेश करने की कोशिश की तो मुस्लिम लीग नून की शदीद मुखालफत की वजह से कामयाब ना हो सकी। अब देखें कि ऊंट किस करवट बैठता है। वैसे भी जहां हुकूमत और ऑपोजिशन में इख्तलाफात की नौयत यह हो कि वो एक दूसरे का वजूद मानने को ही तैयार ना हो, वहां किसी नुक्ते पर मुत्तफिक होना बादत करीन कयास है। जहां पीटीआई अपनी क़यादत और कारकुनान की रिहाई के लिए एहतजाज कर रही है, वहां ही मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए अपनी कानूनी जंग भी लड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस की समाअत हुई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बहुत पुरुमीद हैं कि वो ये नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को मुख्तलिफ महाजों पर ऑपोजिशन के साथ साथ अपने हिमायतियों की मुखालफत का भी सामना है। बजट को लेकर पीपल्स पार्टी तनकीद के तीर बरसाती नजर आती है। एक तरफ ये खबर आती है कि हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के तमाम मुतालबात मान लिए हैं, तो दूसरी तरफ कौमी असेंबली के फ्लोर पर मोहतरमा आसिफा भुट्टो हुकूमत पर तनकीद करते नजर आती हैं। बजट को मंजूर करवाने में पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ देती है या नहीं, इसका फैसला कल तक मुतवक्के है। ऐसे में हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं, उन पर आज बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सीनियर सियासतदान हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर, आपके वक्त के लिए। सर सबसे पहले तो मैं आपसे, क्योंकि आप सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, अगर ये जो ऑपरेशन है इस मामले पर आपका मौक़िफ़ जान लूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है। आपके ख्याल में इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क में उसके लिए क्या ये वाहिद मरबूत हल है? थैंक यू फॉर अ लॉन्ग इंट्रो सर। ऑब्वियसली इसमें आपके इंट्रो में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बिलखुसूस जो आपने क्वेश्चन मुझे किया, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता, चाहे कोई शख्स हुकूमत में हो चाहे वो अपोजिशन में हो। अगर नेशनल सिक्योरिटी पे अगर कोई कंप्रोमाइज़ होगा तो वो ना तो मुल्क के मफाद में बेहतर होगी ना आवाम के मफाद में होगी। ये आपको रिकॉल करेंगी कि एपेक्स कमेटी का कंसेप्ट कब आया, जब हमारे बहुत सारे मासूम बच्चे आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में शहीद किए गए जी। और उस वक्त तैन की गवर्नमेंट थी और
पीटीआई वाले धरने पे बैठे हुए थे और अल्टीमेटली फिर एपेक्स कमेटी नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया। और हम समझते हैं कि मुल्क की सालमियत के लिए ज़रूरी है कि नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद किया जाए। आप देखिए कि आए दिन हमारे नौजवान शहादतें कबूल कर रहे हैं, आर्म फोर्सेस के और पुलिस ऑफिसर्स भी और जवान भी। तो ये कब तक हम ये मैयतें उठाते रहेंगे और शोधा को एजाज़ के साथ दफनाते रहेंगे? हमें बिल्कुल जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं जो पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरा लाक किए हुए हैं, उनके खिलाफ हमें तो बिल्कुल लड़ना पड़ेगा। अच्छा बुखारी साहब, लड़ना पड़ेगा, नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न है, सालमियत का कंसर्न है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबे को कैसे देखते हैं? अगर वो ये कहते हैं कि पार्लियामेंट का इन कैमरा सेशन होना चाहिए, मैं असद कैसर साहब को सुन रही थी, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन जरूर करें, लेकिन अगर पार्लियामान इन्वॉल्व नहीं करके इस तरह का बड़ा फैसला करेंगे तो फिर उसके वो नताइज नहीं निकलेंगे जो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। आप इत्तेफाक करते हैं? नहीं, दो बातें हैं। बिल्कुल पार्लियामान की अपनी अहमियत और उसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। हुकूमत वक्त हमेशा स्ट्रेटजीज इवॉल्व करती है और ये अच्छी स्ट्रेटजी होगी कि अगर वो अपोजिशन को भी इन्वॉल्व करे। लेकिन एपेक्स कमेटीज़ में आप देखें कि वहाँ पे नुमाइंदगी होती है और जो नेशनल एक्शन प्लान है उसके मुताबिक चाहे वो ट्रेजरी बेंचेस का हो चाहे अपोजिशन का, उनको ऑन बोर्ड लेना पड़ता है और उनको उस मीटिंग में शरीक होना पड़ता है। मेरा एक मौक़िफ़ ज़रूर है कि इन कैमरा प्रोसीडिंग्स बिल्कुल होती हैं, लेकिन आप वो सिक्रेसी कायम नहीं रख सकते। माजी ये बताता है, ठीक है, आप डिस्कस ज़रूर करें इस इशू को पार्लियामेंट में, लेकिन स्ट्रेटजी क्या इवॉल्व करते हैं वो मेरा ख्याल है उसको ओपनली डिस्कस नहीं करना चाहिए। वो डोमेन गवर्नमेंट की है और वो बिल्कुल लीडर ऑफ अपोजिशन को ऑन बोर्ड ले लें, अपोजिशन के मेंबर्स को ऑन ले लें, लेकिन स्ट्रेटजीज जो है किसी मुल्क में भी वो इतनी ओपनली डिस्कस नहीं होती है। मैं सवाल सर आपसे पूछ रही थी क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, आप लोगों ने अपने दौर में एक बड़ा कामयाब ऑपरेशन किया और जिस इलाके को लेकर अभी ज्यादा कंसर्न है उसको साफ करने का, शफाफ करने का क्रेडिट आप लोगों की जमात को जाता है। उस वक्त आपकी हुकूमत थी, लेकिन आई एम श्योर कि उस वक्त भी जितना हमने भी कवर किया कि आप लोग सबको साथ लेकर चले थे। सीक्रेसी की तो जो बात है सर, वो तो ये तनकीद भी की जा रही है कि हम ऑपरेशन का ऐलान करते ही क्यों है इन द फर्स्ट प्लेस? ये सारे काम हम अंडर कवर क्यों नहीं कर सकते? एक अंडर कवर कंसेंसस इवॉल्व करके ऐलान क्यों करना पड़ता है? देखिए, इस पर अंडर कवर की बात नहीं है। बिल्कुल हमें कौम को एतमाद में लेना चाहिए और कौम को बताना चाहिए कि हमारे जो इक़दाम हैं वो नेशनल इंटरेस्ट में हैं और इन इक़दाम को उठाना बहुत ज़रूरी है। पार्लियामान में लीडर ऑफ हाउस भी है, लीडर ऑफ अपोजिशन भी है और उस पर एपेक्स कमेटी में उनको बिल्कुल डिस्कस करना चाहिए। लेकिन आज एक थोड़ा सा डेविएशन भी आई गवर्नमेंट की जानिब से, कभी हमने वो प्लान आउट ऑपरेशन का प्लान आउट नहीं किया। मैं समझता हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग और उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। हमें आर्म फोर्सेस के साथ खड़ा होना चाहिए, पूरी कौम को साथ खड़ा होना चाहिए और किसी कुर्बानी से हमें दरेग नहीं करना चाहिए और इन टेररिस्ट को एलिमिनेट करना चाहिए। ये वक्त की ज़रूरत है आज। बिल्कुल सर, जहाँ पे हम नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं वहीं पर इस मुल्क में जो इस वक्त सूरत हाल है, लोग कहते हैं जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी जो है कोर में है हर प्रॉब्लम की। जब तक वो नहीं आएगी बहुत सारे मामला, चाहे वो माशी हो चाहे वो सिक्योरिटी के हों, वो शायद उस तरीके से हल नहीं हो सकेंगे। अब बजट सेशन की जो बात चल रही है सर, ये बात बार बार उठाई जा रही है कि हुकूमत को इस मरहले के ऊपर अगर अपने ही इत्तेहादी टफ टाइम देंगे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल भी जो है मुतमईन नहीं दिखाई दे रही है बजट से, तो फिर हुकूमती मामला कैसे आगे चलेंगे? फाइनेंस बिल है, मंजूर ना हो सका तो आपको पता है कि फिर उसके बाद क्या फेट होगी गवर्नमेंट की? देखिए जी, बात यह है कि जो भी जमात हुकूमत में होती है ऑब्वियसली वो अपनी स्ट्रेटजीज खुद इवॉल्व करती है। बजट कैसा पेश करना है, कौम को रिलीफ क्या देनी है, कहाँ रिलीफ नहीं देनी, ये बिल्कुल उनका डोमेन है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक अपना मौक़िफ़ ज़रूर इख्तियार किया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी बात की और कल भी जो मोहतरमा आसफा भुट्टो साहबा ने भी तकरीर की। हमारे कंसर्न ज़रूर हैं इस बारे में कि क्योंकि हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया टैक्सेशन के हवाले से भी और PSDB के हवाले से भी, और वो हमारी नेगोशिएशन हुई है
और वो एक ब्रेक थ्रू हो गया है, चीज़ें रिजॉल्व हो रही हैं। लेकिन मैं ये आपसे अर्ज कर दूं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी आती है जब पॉलिटिकल डायलॉग होता है। अगर कोई जो जमात पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करती है वो पॉलिटिकल डायलॉग पे बिलीव नहीं करती तो फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी आएगी? और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तब आएगी कि जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मुल्क की जो है वो बेहतर होगी, लोगों को एतमाद होगा तो वो इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। अगर हालात इस किस्म के हों कि जी जो इन्वेस्टर है उसको ख़तरात उसके सर पे मंडला रहे हों, उसकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर ना हो तो ऑब्वियसली कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ नेशनल सिक्योरिटी के जो इश्यूज़ हैं ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तब आएगी जो पॉलिटिकल फोर्सेज हैं वो इस डायलॉग करे और डायलॉग के जरिए इश्यूज को रिजॉल्व मैं सिर्फ डायलॉग के इशू के ऊपर भी आती हूँ, लेकिन आपने कहा ना कि हमारी नेगोशिएशन हो रही है, हमें बार बार कहीं 2-2 घंटे के बाद ये खबर मिलती है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के मामलात आपस में तय पा गए हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आपके अरकान फ्लोर ऑफ द हाउस पर जाते हैं या टॉक शोज पर आते हैं, बड़ी शोला बयानी जो है वो फिर हम देखते हैं और हुकूमत के खिलाफ बड़ी तनकीद सुनते हैं। सर कोई मुतालबात ऐसे हैं जो आपके मान लिए गए हैं एज वी स्पीक अभी जब हम बात करें, क्योंकि ये खबरें आ रही हैं कि कल तक शायद आप लोगों का मुकम्मल जो है वो कोई इत्तफाक हो जाएगा सारे मामले के ऊपर? और देखें जी, पॉलिटिकल लीडरशिप है, अलायंस में है तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, इशू टू इशू डिस्कस होता है। सो फार जो हमारे जो नुमाइंदे उनसे बात करके हैं वो बड़े पॉजिटिव है और पॉजिटिव रिस्पांस भी है इनकी तरफ से। हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी एक बात पे बड़ा यकीन से बिलीव करती है कि इस मुल्क के मसाइल का हल सिस्टम की कंटिन्यूटी पे है। अगर सिस्टम में डिस्ट्रप्शन आ जाए तो फिर जमहूरियत की बसात अगर लपेट दी जाए या माजी में लपेट दी जाती रही तो मुल्क के मसाइल हल नहीं हुए। नहीं सर, सवाल में आपको कदर कलामी के लिए माजरत में सर सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा ने कहा है कि ये अवाम दुश्मन बजट है। तो मैं अंडरस्टैंड ये करना चाह रही हूँ कि ऐसी क्या नेगोशिएशन आप लोगों ने कर लिया है कि आप लोगों का ये शुबा जो है दूर हो गया है? क्योंकि अगर शुबा दूर नहीं हुआ तो फिर क्यों एक अवाम दुश्मन बजट को मंजूर होने में आप लोग साथ देंगे? देखिए अभी तो कट मोशंस भी आने हैं, इस पर सेनेट से रिकमेंडेशंस भी आनी है। ऑब्वियसली आसफा भुट्टो साहबा की एक फीलिंग थी जो बजट डॉक्यूमेंट देखा, क्योंकि हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया और बिलखुसूस जो GST बढ़ाया गया इस पर कॉमन आदमी बड़ा बैडली अफेक्टेड है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती थी कि टैक्स नेट बढ़ाया जाए, वो इन्वॉल्व किए जाए वो जो एलिजिबल हों और जिन पे टैक्स लागू हो सकता हो, जिनकी इनकम जो है टैक्सेबल इनकम के ज़ुमरे में आती हो, उनकी एडिशन नहीं हो पा रही। आप डायरेक्ट टैक्सेस की बजाय आप इनडायरेक्ट टैक्सेस पे जा रहे हैं और ये GST प्लस GST जो है ये आपका 1% एनहांस किया। ये तो एक कॉमन आदमी को भी, ये तो एक माचिस की डिबिया पे भी ये टैक्स जो है GST बढ़ गया है, तो कॉमन आदमी तो इफेक्ट होता है। लेकिन जो इस मुल्क में जिनके ज़राए आमदन बहुत बेहतर हैं, जो इस मुल्क में जिनकी इनकम्स हैं, वो बिलखुसूस ये एट सोर्स तो आप देख लें टैक्स किनका करता है? कॉन्ट्रैक्टर्स का करता है, कोई सरकारी मुलाजमीन का करता है। लेकिन जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, कितने % लोग हैं जो पाकिस्तान में टैक्स देते हैं? हमें ये ऐसे लॉज बनाने चाहिए कि आप जो टैक्स पेयर है वो इनकरेज हो। आप इस किस्म का मेजर्स दें कि जिससे आप उनको बर्डन करेंगे तो वो फिर भागेंगे आपसे। तो और फिर आपने इश्यूज भी देखे, अभी पेंशन का इशू भी था, रिटायरमेंट की एज का भी इशू था। तो हमें दुनिया को भी सामने रखना चाहिए कि दुनिया में जहाँ पे पेंशन मिलती है, जितना ड्यूरिंग सर्विस कोई टैक्स पे करता है उतना ही उसको रिटर्न मिलता है। वहाँ पे एज जो है पेंशन की अब यूरोप में 65 हो गई है, हमारी तो 60 है। ये बहुत सारे इश्यूज है, इस पे पॉलिटिकल लीडरशिप को बैठ के बात करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, आप दुरुस्त कह रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो है वो हमें करने की ज़रूरत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका टाइम किसी भी हुकूमत के पास नहीं आता होता। हम IMF को प्लीज़ करने में लगे रहते हैं। लेकिन सर आप लोगों की जितनी भी गुफ्तगू होती है ना पीपल्स पार्टी वालों के, भी मैं आपसे भी बात कर रही हूँ, लगता है कि आप लोग कोई मिडिल ग्राउंड तलाश करने की कोशिश करते हैं, मामला को आगे लेके चलने की कोशिश करते हैं। नून लीग वाले सर ऑन दी अदर हैंड, एक तो आप लोगों ने हिमायत की, आप लोगों ने इक़्तिदार हासिल करने में उनका साथ दिया, प्राइम मिनिस्टर बनने में उनकी हेल्प की। दूसरी तरफ सर वो आप लोगों को आजकल ब्लैकमेलर कह रहे हैं। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब कहते हैं ब्लैकमेलिंग बंद करे पीपल्स
पीपल्स पार्टी, वो हनीफ अब्बासी साहब कहते हैं ये तो सरासर ब्लैकमेल है और ये जो इत्तेहाद है जितना हमारे लिए ज़रूरी है उससे ज़्यादा पीपल्स पार्टी के लिए ज़रूरी है, तो हमें आंखें मत दिखाएं। इस तरह की गुफ्तगू पर क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूँ ये अपनी पार्टी का खुद नुकसान करने बैठे हुए हैं। प्रोबेबली दे आर नॉट सिंसियर टू द पार्टी काज। देखे ना, और वो भी ये तो इमेच्योर बात है। जब आपको पता है कि आपकी हुकूमत को अगर हमारी सपोर्ट ना हो तो आप ट्रेजरी बेंचेस में नहीं बैठ सकते, आपका चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं हो सकता। True. तो रेस्ट्रेंट्स होनी चाहिए, टॉलरेंस होनी चाहिए। ये किसी को एग्रेसिव एटीट्यूड अडॉप्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं आपसे अभी बात करते हुए मैं ब्ला 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 कह के किसी को कंडेम कर दूं, लेकिन मैं समझता हूं कि मुल्क इस बात का मुतहम्मिल नहीं है इस स्टेज पे। ये जो 8 फरवरी के रिजल्ट थे ना, ये पीपल्स पार्टी की मैच्योर पॉलिटिक्स थी मेरी क़यादत की, कि आज ये गवर्नमेंट बैठी और ये पार्लियामान भी चल रहा है। वो कहते हैं आपको सदर बनना था, आप लोगों ने सदर बनाना था, आप लोगों ने अपने गवर्नर्स बनाने थे, आप लोगों ने आईनी तो ओहदे सारे ले लिए। वो कहते हैं आप लोगों का अपना इंटरेस्ट है, बड़ा मेजर स्टेक है सिस्टम के अंदर। हम तो सिस्टम की कंटिन्यूटी पे बिलीव करते हैं बीबी। से अगर हम गवर्नमेंट ना बनाते, आप मुझे बताती कि 8 फरवरी के बाद क्या रिजल्ट होता? सही, नए इलेक्शन होते। नए इलेक्शन आप करवा सकते थे, कौम अफोर्ड करती थी, मुल्क अफोर्ड करता था फ्रेश इलेक्शंस, एक नया क्यास होता। लेकिन इन गिवन सर्कमस्टांसेस में हमने तो पीटीआई वाले को भी कहा आप गवर्नमेंट बना ले। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी ने तो पीटीआई को ऑप्शन दिया, इसमें कोई शक की बात नहीं। सर आखिर में जरा ये जहाँ पे ये बाकी नून लीग वाले बहुत सारी बातें कर रहे हैं, जावेद लतीफ साहब ने भी एक बात कही है। वो कहते हैं जी ये अरेंजमेंट हुई है, करवाई गई है, अरेंजमेंट करवाने वाले बजट भी पास करवा लेंगे, हुकूमत की कंटिन्यूटी भी आगे बढ़वा लेंगे, तो पीपल्स पार्टी जो कह रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए जी भाई, फिर मैं कहता हूँ ना, अभी जावेद लतीफ साहब को बड़ा अरसा हो गया पार्लियामेंट में आए हुए जी, तो अभी तो सैनिटी शुड प्रिवेल और पॉलिटिक्स में कोई मेच्योरिटी आनी चाहिए। ये एक म्यूनसिपल कमेटी के मेंबर तो नहीं है, नेशनल असेंबली के मेंबर गालबन 3rd टाइम ये बन रहे हैं, तो इनको तो अब पॉलिटिक्स समझ आ जानी चाहिए थी और इस सिस्टम की गुफ्तगू मीडिया पे कोई मुनासिब गुफ्तगू नहीं। बिल्कुल आप कह रहे हैं इमेच्योर पॉलिटिक्स से नहीं होनी चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया। सैयद नईर हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और एक ब्रेक का वक्त हो रहा है प्रोग्राम में, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रऊफ हसन साहब मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और तर्जुमान रऊफ हसन साहब मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में शिरकत की और बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा सर, बहुत सारी बातें हैं वैसे तो, लेकिन एक जो हमने देखा कि सारी बातें करेंगे, वो मैं हमेशा करती हूँ जब भी आपको बुलाती हूँ, आई ट्राई माई बेस्ट। सर ऑपरेशन एक नया KPK, और आपको पता है कि उसको लेकर जो है वो कल जब बल्कि फ्लोर पे हुकूमती अरकान ने बात की और पीछे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने मुखालफत में नारेबाजी की, तो कहा यह गया कि आप लोग अमन के खिलाफ हैं और आप नहीं चाहते कि इस मुल्क में अमन हो। और दूसरा जो एक एंगल गवर्नमेंट ले रही है वो ये ले रही है कि हमने तो आपको ऑन बोर्ड लिया है, आपके चीफ मिनिस्टर वहाँ पर मौजूद थे, अब क्यों आगे ऑप्टिक्स के लिए आप लोग मीडिया के ऊपर इख्तिलाफ कर रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं? थैंक यू यास्मीन। मेरा ख्याल है कि कोई भी जी होश इंसान है जो है वो अमन की कोशिश की मुखालफत नहीं करेगा। एंड लेट मी अश्योर यू कि हम बड़े जी होश आदमी हैं PTI में बैठे हुए। अमन को हमेशा हम लोगों ने सपोर्ट किया है, अमन के लिए कोशिश की है और उसकी वजह से अपनी हमने सफ़र किया है, पॉलिटिकली बहुत कुछ सफ़र किया हमने। ऑपरेशन को नई चीज़ नहीं है, कितने सालों से ऑपरेशन हो रहे हैं, 10 तो मेरे ख्याल हम कर चुके हैं। क्या हासिल किया हमने उन ऑपरेशन से, अदर दैन इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स जो कि परमानेंटली डिस्प्लेस्ड हो गए हैं, जो अपने घरों को वापस, जिनके घर तबाह हुए हैं, जिनकी बिजनेसेस उठ गई हैं, सारा कुछ उड़ गया उन लोगों। आखिरी 1-2 ऑपरेशंस के लिए तो वो कहते हैं देवर सक्सेस स्टोरीज, बात की बात करें। ठीक है ना, बताएं ना, हम जानना चाहेंगे। मेरी बात हुई थी अली अमीन गंडापुर साहब से, अभी कोई तकरीबन घंटा 1.5 घंटा पहले बात हुई है। अच्छा, कल भी बात हुई थी, कल हमारे कोर कमेटी में वो आए हुए थे, आज खान साहब को मिलने के बाद मैंने मुलाकात की है। कोई नई बात नहीं है, सवाए इसके कि हम चाहते हैं कि ये ऑपरेशन अगर हो रहा है, अब तो ऑपरेशन का नाम लिया नहीं गया, उन्होंने कहा कि कल एपेक्स कमेटी की मीटिंग में, देखिए एपेक्स कमेटी की मीटिंग में जाना एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है चीफ मिनिस्टर की, ठीक है। अगर हम ना जाते, वो ना जाता तो ये कहते कि देखें जी ये कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं, ये तो एक मसबत रवैया है, ऑफ कोर्स आपको शिरकत करनी चाहिए। वो शिरकत कर रहे हैं, उसमें ऑपरेशन का नाम भी नहीं लिया गया। तो ये हम चाहते हैं कि इसके ये क्या वजूहात हैं, क्यों ये ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है, इसके अहदाफ क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके,
उस सिलसिले में हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट में आप इन कैमरा ब्रीफिंग देते हैं, हमें भी और बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को भी दें, ताकि उनको भी पता चल सके। उसके बाद जब ये सारा कुछ हम समझ जाएंगे कि ये ऑपरेशन के ये इसके पैरामीटर्स हैं, ये इसके अहदाफ हैं, इस तरीके से इन एरियाज के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस किस एरिया में आपने लॉन्च करना है, तो फिर हम उसमें जाएंगे अपनी प्रोविंशियल असेंबली। अच्छा, एक तो ये बात कि वो तो गवर्नमेंट भी कह रही है कि अभी तो कोई डिटेल प्लान है ही नहीं है, हमने सिर्फ एक प्रिंसिपल एक बात पे एग्री किया। दूसरा भी नहीं है, बुखारी साहब भी कुछ देर पहले मेरे शो पे मौजूद थे, एक दो लोगों ने और भी ये बात की, वो कहते हैं जी कि ये बड़े सेंसिटिव मामलात होते हैं, सीक्रेसी रिक्वायर्ड होती है, हम पूरे पार्लियामान को कैसे ऑन बोर्ड ले लें। व्हेन इट कम्स टू दैट लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को, पीटीआई के किसी सीनियर जिम्मेदार शख्स को ले लेंगे ऑन बोर्ड। देखिए इन कैमरा जो है, आप इन कैमरा जो है, ये सारे जो पार्लियामेंटेरियंस है, दे कैन टेक एन ओथ। नंबर एक बात। नंबर दो बात, चलिए कोई भी मैकेनिज्म आप अडॉप्ट कर लें, इसके ऊपर लड़ने की जरूरत नहीं है, पता तो चले ना हमें। हमारे जो लीडरान है चले उन्हीं को बता दीजिए, हम लोग 10 लोगों का एक का पैनल बना देंगे, उनको बता दीजिए, इसी तरह बाकी पॉलिटिकल पार्टीज बना सकती हैं, वो बताएं आप। उसके बाद हमने अपनी प्रोविंशियल असेंबली को ऑन बोर्ड लेना होगा, उसके बाद हमने उन लोगों को ऑन बोर्ड लेना होगा जिनके एरियाज में ऑपरेशन होने जा रहा है, ठीक है, उसके बाद ही ऑपरेशन हो सकेगा, उसके बगैर तो नहीं हो सकेगा ना। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है हमारी, तो फॉर्म 45 की गवर्नमेंट है, हम 47 के तो नहीं है जिन्होंने लंदन के टिकट कटा के अपनी जेब में रखे हुए या रियाद के टिकट कटा के अपनी जेब में रखे हुए। हम लोगों ने तो यही रहना है, यही हमारा जो 4 पैसे वो भी यही है। तो ये एक बिल्कुल आपकी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कि आप ऑपरेशन आपका है, आप उसके जो खदोखाल है उससे हमें आगाह करें, हमारे लोगों को जो कंसर्न लोग हैं, उसके बाद हम एक प्रिंसिपल फैसला करेंगे, अमन की हर कोशिश को सपोर्ट करेंगे। लेकिन ऑप्टिक्स क्यों होते हैं सर आपकी तरफ से? चले मैं सवाल ऐसे पूछ लेती हूं, आप तो बड़ी सेंसिबल बात कर रहे हैं, आप तो बड़ी लॉजिकल बात कर रहे हैं, ऑप्टिक्स बुरे फिर क्यों होते हैं? नारेबाजी करेंगे, हम खिलाफ हैं, हम नहीं होने देंगे। एक वो एमएनए साहब को मैं सुन रही थी, उन्होंने कहा जी कि कोई किसी के कहने पे अपना घर छोड़ के ना जाए, हम किसी को अपने इलाके में नहीं घुसने देंगे। इसको हम लॉजिकली भी देख सकते हैं कि जी हम इंतजार करें, जैसे अभी आपने कहा कि डिटेल्स आ जाएं, फिर बैठ के देख लेंगे। बैड मीडिया ऑप्टिक्स फिर आप लोगों पर तनकीद जो है उसको इन्वाइट करती है। देखिए अगर चले मेरा वो चूंकि आई एम दी रिप्रेजेंटेटिव, मैं पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूं, तो बेसिकली तो पार्टी का जो स्टांस है वो मैं बयान कर रहा हूं ना। अफरीदी साहब ने अगर बात की है जो फाटा से हैं, उन्होंने कहा है, लेकिन देखिए वो जज्बात भी तो हो सकते हैं लोग। मैं नवाज शरीफ साहब की बहुत सारी स्पीचेस उन्होंने कहा था वो तो पॉलिटिक्स है, जो कि उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर कहा था कि ये है वो जराए, तो बाद में उन्होंने कहा था जी कि ये तो ये अब एसोसिएट ये किया जा रहा है ना कि कौमी सलामती का मामला है, उस पर आप खिलाफ हैं। मेरे थ्रू जो कलेक्टिव रिस्पांस आ रहा है वो यही है, हमारा एक बड़ा प्रैग्मेटिक रिस्पांस है। हम अमन की हर कोशिश को सपोर्ट करेंगे, लेकिन हमें आगाह पहले कीजिए कि क्या क्या है। अच्छा, एक तनकीद ये भी मैंने देखा कि हुकूमत की तरफ से, बल्कि वज़ीर इत्तलात भी बोले फ्लोर ऑफ द हाउस पे, वो कहते हैं जी कि पार्लियामेंट के अंदर भी कोई प्रोडक्टिव कंस्ट्रक्टिव चीज लेकर आए। आप लोगों ने ठान लिया कि आपने बात ही नहीं सुननी, वो माइनॉरिटीज का बिल हो, वो बजट पर डिस्कशन हो, आप लोगों का कोई कंसर्न है बजट के ऊपर, उसको रेस करें। वो कहते हैं हम इनकॉर्पोरेट करने को भी तैयार है, लेकिन आप तो बजट सेशन भी आप लोगों ने जो है वो तू तड़ाक की नजर कर दिया, आप लोगों ने एक प्रोडक्टिव बात नहीं की। गौहर साहब की तकरीर देखिए आपने, तकरीबन 2 घंटे की तकरीर की। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हमारे जो हैं उमर अयूब साहब, उन्होंने 3 घंटे की स्पीच की जी, सारी कुछ। असद कैसर साहब की स्पीच आप देखिए, हमने सारे प्रपोजल रखे हैं उनके सामने, एक भी प्रपोजल ये इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे क्योंकि ये बजट ही इनका नहीं है, आईएमएफ का, ये तो कुछ और लोगों का बजट है, आईएमएफ का। हाँ बिल्कुल, जिसका भी होगा, मल्टीपल इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं जिनका ये बजट है, और ये पाकिस्तान की आवाम को ये चल ही नहीं सकता। इनका अपना जो बैठा हुआ है पार्टनर जो है पीपल्स पार्टी नहीं सपोर्ट कर रही है इस बजट को। आपने सुना है कल आसिफा भुट्टो की तकरीर सुनी आपने? जी बिल्कुल। देख आपके सामने हमें क्यों ब्लेम ये करते हैं, मुर्द इल्जाम ठहराते हैं कि उनका पार्टनर है, उनके मामलात तो तय हो गए हैं या हो रहे हैं। चले जी हो जाए फिर, वो कहते हैं ना मुकमुका होगा, वो मुकमुका कर लेंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि उनके तमाम लीडरान जो पीपल्स पार्टी के खड़े हुए हैं, उन तमाम ने भी तनकीद का निशाना बनाया बजट को। उन्होंने ये नहीं कहा जी कि ये बजट ठीक है, और गरीब का तो ये बजट है ही नहीं है, ये तो उमरा का बजट है। और इस मुल्क में कितने उमरा है, स्वाय इन गैंग्स ऑफ जो गैंग है क्रुक्स एंड क्रिमिनल्स का जो कि इस वक्त रूल कर रहा है, उसके अलावा और कौन उमरा बचते हैं ना? बिजनेसमैन जो है वो भी नहीं मानता। अच्छा, एक ये है कि बिजनेस को इन्होंने डिस्काउंट भी दिया बिजली के ऊपर जी। अब उस डिस्काउंट का जो लॉस होगा वो कौन भरेगा? हम, वो मैं, आप, ये सारे बच्चे भरेंगे। ये क्या है? आपको बजट में तो अपने गरीब, आप जो आपका बंदा जिसके 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं हो रही, उससे आप निवाला छीन के वो बंदा जो ऐश कर रहा है उसके मुंह में दे रहे हैं। ये बजट बनाने का तरीका। अच्छा, मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक से पहले ये इस ऑपरेशन के टॉपिक को पहले पूरा अगर बंद कर लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑन बोर्ड लिया जाता है, आप लोगों को खदोखाल बताए जाते हैं, आप लोगों को लगता है कि उसके अंदर कोई मसला नहीं है, तो एक और ऑपरेशन पर आप लोगों को कोई इतराज नहीं होगा फिर? देखिए, इसका फैसला जो है हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव प्रोविंस के जो वो करेंगे, क्योंकि केपी में ये मोस्ट प्रोबेबली होने जा रहा है। ठीक है। अच्छा, हुकूमती अरकान एक बात और भी कर रहे हैं, वो कहते हैं आपने लाके यहाँ पे दोबारा इनको बसाया है, तो अब आप उनके खिलाफ ऑपरेशन कैसे होने देंगे?
अपने हमने कहाँ बिठाया उनको? वो कहते हैं जी आप लोगों ने किसने कब बताया ना, फैक्ट्स क्या दौरे हुकूमत में, ये तो उनका क्रिटिसिज्म है ना, वो तो कह रहे हैं जी कि आप हमारे दौरे हुकूमत में था। उनको लाया कौन था? पॉलिटिकल पार्टी लाई थी। कौन लाया था? आप किसने किसने उनके साथ एंगेज किया था? किसने नेगोशिएट किया था? वी डिड नॉट। कोई ग्रीन सिग्नल सिविलियन गवर्नमेंट का तो होता है ना सर? बिल्कुल नहीं था सर। ये आसान हल नहीं हो गया कि हर चीज उतार दें अपने खाते से और कहीं और डाल दें? नहीं, जो हकायक है उनका सामना कर रहे हैं हम लोग। इसीलिए आज हमारा लीडर 11 महीने से अंदर बैठा हुआ है। 5 साल के बाद अगर ये हुकूमत भी यही कहे जो आप कह रहे हैं तो आप बात मान लेंगे इनकी कि यार हमसे तो बड़ी खराबियां हुई, हमने थोड़ी की थी। हुकूमत तो उनकी गोद में बैठ के आई हुई है ना भाई भी। हमारा हुकूमत, ये हम उनकी गोद में बैठ के तो नहीं आए थे, हम तो निकाले गए हुए हैं ना, हम उनकी गोद में बैठ के आए थे। ये तो हुकूमत लाने वाले ही वही हैं, उन्हीं की पेट्रोनेज ये चल रही है, उन्हीं की स्पॉन्सरशिप से ये चल रही है, अदरवाइज तो ये हुकूमत 24 घंटे नहीं चल सकती। चले मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके इस पे बात करते हैं, क्योंकि मुझे ये सवाल पूछना वैसे अच्छा नहीं लगता जो लोग कहते हैं कि 2018 की हुकूमत कैसे आई थी, बिकॉज आई फर्मली बिलीव कि 2 wrongs don't make a right, बट ये तनकीद भी की जाती है। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके इस पे मजीद बात करते हैं। व्यूअर्स हमारे साथ रहे जी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे हैं, रऊफ हसन साहब यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, ऑपरेशन के हवाले से तो जो बात हमने की वो की, आपने कहा कि हुकूमत जो है वो सारा कुछ कहीं और से कहने पे कर रही है, और जो इल्ज़ामात हैं आपने उनका भी जवाब दे दिया। मुझे थोड़ा सा पहले अगेन जब भी आप आते हैं मैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के इंटरनल पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो डायनामिक्स हैं वो क्या हैं आजकल, क्या है सर? पहले तो एक वो थे मरवत साहब, हर दूसरे दिन एक कंट्रोवर्सी होती थी, मैं भी आपको बुलाती थी, आपसे सवाल पूछती थी, फिर इस प्रोग्राम से भी कंट्रोवर्सी बन जाती थी। अब जो है, जो पुराने पीटीआई के लोग हैं, जो फेसेस हैं पीटीआई के, वहाँ से आवाज़ें निकलना शुरू हो गई। शहरयार आफरीदी साहब की कंट्रोवर्सी सामने आई, शांदाना गुलजार साहब ट्विटर पर ही चली गई, उन्होंने कहा जी ये इस्तीफा देंगे तो मैं भी इस्तीफा दे दूंगी। व्हाट्स गोइंग ऑन? बीबी बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत से लोग हैं इसमें माशाल्लाह, और सब बहुत बहुत अच्छे लोग हैं। शहरयार अफरीदी साहब जिनका जिक्र आप कर रही हैं वो हमारा हरावल दस्ता है, वो कहीं नहीं जा सकते, ना उन्हें जाना है, ना उन्हें जाना, नहीं सवाल ही पैदा। नाराज है? नहीं नाराज किया तो क्या, भाई भाई नहीं आपस में नाराज होते, बहन भाई नहीं आपस में नाराज होते, माँ बाप बच्चे नहीं नाराज होते, होते हैं। क्या नाराजगी है उनकी? आप लोगों ने पूछने की कोशिश की है? नहीं, वो फैमिलीज में भी जैसे आपने कहा दुरुस्त का हो जाती है, लेकिन यू ट्राई टू फिगर आउट ना कि प्रॉब्लम क्या है। जाएंगे हम लोग, बैठेंगे, उनको बुलाएंगे, उनके पास जाएंगे। तो ये जो खबरें कि शायद वो मुस्ताफी हो जाए, उन्होंने कहा हो सकता है मेरी फ्लोर पे आखिरी तकरीर हो। नहीं, शहरयार अफरीदी जाएगा तो फिर सारे चले जाएंगे, हम सारे उसके साथ जाएंगे, कमाल करते हैं। नो, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। क्योंकि उन्होंने कुछ अर्सा पहले भी अपने इलाके में एक तकरीर की, और उसको इम्प्लीकेशन यही था कि वो कहीं शायद उमर अयूब साहब के रोल से मुतमईन नहीं है, वो समझते हैं पार्टी का टेक ओवर हो गया है, पार्टी शायद उन लोगों के साथ बिलोंग करती है जिन्होंने पार्टी के लिए कुर्बानियां दी हैं, उन्हें पार्टी एक्नॉलेज नहीं कर रही। ऐसा मामला है, ऐसी ग्रीवेंसेस अगर ऐसी कोई फीलिंग है तो वो मसला जो है वो पार्लियामेंट में तकरीर करने से हल नहीं होगा, वो मसला बैठ के टेबल के ऊपर शायद कोशिश की उन्होंने, काफी अरसे के गैप के बाद तकरीर किया। मैं उस बारे में कुछ कह नहीं सकता, मेरी उनके साथ काफ़ी मुलाकातें हुई थी, पिछले 10-15 दिन से मुलाकात उनसे नहीं हुई है, तो मैं आज भी सोच रहा था कि मैं उनके पास जाऊंगा, जहाँ भी हैं वो, मैं वहाँ जाऊँगा, उनसे बात करूँगा। तो हम यही समझे कि एक फैमिली का आपस में कुछ हो गया, ना चाहती वो फैमिली खुद रिजॉल्व कर लेगी, इट्स नथिंग मोर देन दैट। 100%। शहरयार अफरीदी कहीं नहीं जा रहा, ना शांदाना गुलजार कहीं जा रही है, दोनों कोई भी नहीं जाएंगे। अच्छा, शांदाना आल्सो टुक टू ट्विटर, वो सोशल मीडिया पे चली गई हैं जी, सेट के बिल्कुल साथ हो जाऊंगी। अच्छा, अगेन पार्टी से जुड़े हुए कुछ मामला, फवाद चौधरी साहब, आई एम श्योर कि आप लोग उनको अब इरेलेवेंट समझते हैं व्हेन इट कम्स टू योर पार्टी एंड पॉलिटिक्स, लेकिन वो तो बात करते हैं। उन्होंने कहा जी कि वकील जो हैं वो सही से केस ही नहीं लड़ते, हमारा किसी भी अदालत में जाके सियासी वकील होगा जो पीटीआई की आइडियोलॉजी को समझता होगा, फिर बात चलेगी और ये केसेस चलेंगे, और कोई नतीजा भी नहीं। आइडियोलॉजी और वकालत का आपस में कोई साथ नहीं होता बीबी, वकालत है, आइडियोलॉजी। तो वो कहते हैं कि जान ही नहीं है वकीला की। ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है, ये क्रिटिसिज्म। 4 बड़े मुकदमे थे बीबी, 4 में से 3 में इस हालात में, इस फस्तायत के माहौल में भी 3 में से खान साहब बरी हो चुके हुए हैं। ऐसे ही एक इद्दत का मुकदमा सिर्फ फंसा हुआ है, और उसको भी जबरदस्ती प्रोलॉन्ग किया जा रहा है, बाहर होना चाहिए था, अब जबरदस्ती प्रोलॉन्ग किया गया, वो भी खत्म हो जाएगा। सो उनकी बात फैक्चुअली इनकरेक्ट है, फैक्चुअली इनकरेक्ट है। टीम, हमारी लीगल टीम ने बहुत हिम्मत की है, बहुत मेहनत की है, और हम उनके मद्दाह हैं। और देखिए, बाकी दूसरी बात है, देखिए यास्मीन, आप जैसे, आपका जो वर्ल्ड अप्रेजल है वो शायद मेरा वर्ल्ड अप्रेजल ना हो। 2 वकला को बिठा दीजिए, एक ही मुकदमा उनको दे दीजिए, दोनों अपना अपना कोर्स चार्टर करेंगे। और ये आजकल चूंकि पिछले 1 साल से मैं डील कर रहा हूं, कि मुझे रोज आश्कार, ऑब्जेक्टिव उनका एक ही है, लेकिन रास्ते वो डिफरेंट चुनेंगे। एंड लीगली होता भी है, देयर आर एक्चुअली मेनी वेज टू गो टू द रीच द इतना ब्रॉड एक सब्जेक्ट है कि उसमें हर कोई अपना अपना रास्ता चुनता है। तो ये मेरा ख्याल है कि लॉयर्स को क्रिटिसिज्म का निशाना बनाना कि जी वो ये है या वो है, वो फ्रैंकली नहीं है, और यहाँ तो बात फैक्चुअली गलत है। अच्छा, आपने कहा कि जून के बाद इमरान खान साहब कॉल दे सकते हैं, ये आपकी तवक्को है, आपकी बात हुई है, इन्फॉर्मेशन है,
आप लोग दे रहे हैं किसी प्रोटेस्ट की कॉल? हमारे पास कोई और रास्ता छोड़ा नहीं है इन्होंने। ये अगली 2-3 मुकदमे लगे हुए हैं ये सुप्रीम कोर्ट में, देखते हैं कि इनकी जजमेंट क्या आती है। आज सलमान अकरम राजा साहब ने भी बाहर निकला है कि अगर आज ये जो मुकदमे इनके नतायज हमारे हक में नहीं आते तो फिर हम सियासी रास्ता चुनेंगे। मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूँ 100%। हमारे पास ऑप्शन ही कोई नहीं है सिवाय सियासी रास्ता चुनेंगे, सिवाय प्रोटेस्ट के। बिल्कुल। अच्छा, मुज़ाकरात, असद कैसर साहब को मैं कल सुन रही थी, उन्होंने कहा जी मैं ऑफिशियली बता रहा हूँ कि हमारे किसी सतह पर किसी हुकूमत के किसी पार्टी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। फिर हम ये भी सुनते हैं साइमल्टेनियसली कि अचकज़ई साहब के पास किसी किस्म का कोई मैंडेट है कि अगर वो एक कोशिश करना चाहते हैं तो करके देख लें। व्हाट्स हैपनिंग, उसका क्या स्टेटस है, वो जो मैंडेट दिया है अचकज़ई साहब को? जी, पार्टी की पोजीशन क्या है? पीटीआई की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन ये है कि हम हर पॉलिटिकल पार्टी से, हर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर से इंगेज करेंगे सवाए मैंडेट चोरों के। पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएमपी, ये पीटीआई का एक है स्टांस। अभी भी हम यही उस पे कायम हैं। अभी भी यही है। बिल्कुल। लेकिन मैं दोबारा रिलेट कर रही हूं बिकॉज़ बैरिस्टर गौहर साहब ने स्टेटमेंट दी थी कि हम तैयार हैं इनसे भी बात करने के लिए। उसको क्लैरिफाई गौहर साहब ने खुद कर दिया था। उसके बाद हम सब की मीटिंग हुई थी खान साहब के साथ। दैट वाज सम काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है। अब दूसरा क्या है, हमारा एक कोalition भी है। उस कोalition को लीड कर रहे हैं महमूद खान अचकज़ई साहब। महमूद खान अचकज़ई साहब ने ख्वाहिश का इजहार किया था कि मैं एंगेज करना चाहता हूँ, शायद कोई रास्ता निकल आए। तो खान साहब ने कहा है कि वो अपने तई अगर एंगेज करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें। ठीक है। और अगर कोई प्रोडक्टिव उनके पास प्रपोजल्स होंगे जो वो लेके आएंगे, कंस्ट्रक्टिव प्रपोजल्स, तो हम उनको उसी अंदाज